मैं इस सेशन के बाद हर क्लास में आऊँगा और लेकिन आप जब निश्चिंत होकर बैठे स्पेस कम होने की वजह से वो बच्चे प्रश्न करेंगे। यस सर। आपकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, खुश होने की खुश होने दिखाइए। तो इस क्लासरूम के अलावा जो 3 क्लासरूम सब में आऊँगा सेशन के बाद आप थोड़ा वेट कीजिएगा। शुरुआत कीजिए। यस सर। आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। यूट्यूब पे अपलोड होंगी ना। हाँ यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। ऐसा बंद कर लो। एकदम भाव से तरह कोई मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ और मुझे ध्यान है एक तो बच्चे इतने क्यूट होते हैं, छोटे ही बॉडी के बच्चे एकदम प्यार से बैठे, नीचे फोन आके बैठे और उनमें से एक सुपर क्यूट बच्चा है फ्लैश ऑन करके लगा हुआ है, फ्लैश ऑन करके छोटे ही बॉडी कर रहा है। तो मैंने उसकी मासूमियत को फिर एक शेर सुनाया उसको कि भाई छुप नहीं करना था, तो पहले ऑफ तो करते थे। बहुत क्यूट बच्चे की चोरी पकड़ी जाती है आराम से। चलिए हम शुरू करते हैं बातचीत। यस सर। सबसे पहले मुस्कुराइए क्या प्रश्न होंगे? बिल्कुल सर। आपको पहले से मेरे पहले लगाया अब आया ठीक से कम तो देख के आए हैं, अब हमारे पास मुस्कुराने की वजह है। तो हमारी टीम के लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं मुस्कुराइए कि आप भी रखना होंगे। नवाबों के शहर में आपका स्वागत है। कह रहे नवाबों के शहर में आपका स्वागत है। देख के लगे नवाब साहब हैं। तो आपके जो आखिरी नवाब थे बादल अली शाह, इतिहास की पुस्तक में जो झूठ लिखा हुआ है कि आखिरी नवाब थे, यस सर। उनको आपके बारे में जाकर तो बड़े अच्छे शायर भी थे, आपको पता ही होगा उनके बारे में, बड़े कलाकार भी थे। तो उन्होंने एक शेर में बात कही थी कि मर तो जाऊंगा और मरने के बाद भी लखनऊ की फिक्र रहेगी मुझे, इतना उनको मोहब्बत थी अपने शहर से। और हम लोग हिंदी साहित्य में एक कहानी पढ़ते शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के लिए सर। तो वो कहानी इस बात का जिक्र है कि लखनऊ में कैसे अंग्रेजों ने आपके आखिरी नवाब को, जो कि पहले के इंसान माने जाते थे, कैसे उनकी सत्ता छीनी और कैसे यहाँ के कई लोग अपने खेल में इतना मसरूफ रहे, व्यस्त रहे कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया। बिल्कुल सर। और वहाँ से फिर करीब 90 साल की गुलामी जो लखनऊ को थी 1947 तक ऊपर से मुकाबला होता है। तो नवाब साहब शुक्रिया आपका स्वागत करने के लिए। तो नवाबों के शहर में आम जनता आई है। चलिए तो देखिए वर्कशॉप जब मैं लेता हूँ ओरिएंटेशन क्लास, वो तो बहुत लंबी होती है, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे की। बैठ सकते आप तो बैठ जाएंगे कि मुझे पता लगे कि बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हुए आज दूसरे रूम में बैठे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि उनको ये लगे कि ये तो बड़ा ही सितंबर किस्म का आदमी है, कसाई किस्म का आदमी है, जान ले लेगा। तो जनरली मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी हम किसी नई शाखा में पहली क्लास करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं 2-3 घंटे का, और फिर मैं जब बैचेस बनते हैं तो इंग्लिश में आता रहता हूँ और इस बीच में जो बैच बनते हैं उन सबकी क्लास रहता हूँ इकट्ठा करके, वो 6-7 घंटे की क्लास होती है जो बहुत माइन्यूट चीज़ें होती है, बहुत बारीक चीज़ें। उतनी बारीक चीज़ें शायद अभी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप तैयारी शुरू करेंगे, वो मैं आमतौर पर बैचेस के 2 महीने के बाद ही लेता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बच्चों को होने के बाद। तो आप जनरल बातचीत करेंगे इस एग्जाम के बारे में, जीवन के बारे में, थोड़ा सा हमने शुरू क्यों हुआ है, आने में इतनी देर क्यों हुई, देर है दुरुस्त है, और वो
भी था, देर ना हो जाए कहीं देर दोनों चिंताएं रहती है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम देखिए, मैं बेसिकली बहुत सुस्त आदमी और मेरा मन करता है कि मैं बस कहीं अकेला पढ़ा हूँ, कुछ किताबें मेरे पास हों और मुझे ना कोई टोके न रोके, और मैं आराम से पढ़ूँ लिखूँ, तो ये मन ज़्यादा करता है। तो दिल्ली में हम बहुत सालों से पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे और सब ठीक लग रहा था। तो बाद में 2018 के आसपास हमारी टीम ने तय किया कि हमें दिल्ली के बाहर कहीं जाना चाहिए। तो 1850s के आसपास आपको पता है कि वाजिद अली शाह आपके आखिरी नवाब यहाँ पर छप्पन तक हो रहे थे, फिर उनको उसी समय दिल्ली में मिर्जा गालिब हुआ करते थे और मिर्जा गालिब के एक कॉम्पिटिटर थे, उनका नाम था जौक, अली इब्राहिम जौक, बड़े अच्छे शायर थे, बहादुर शाह जफर के सबसे प्रिय शायर थे वो। तो वो भी उतने सुस्त थे जितना मैं। तो उस समय क्या था कि शायरों के लिए सबसे अच्छी जगह थी दक्कन। दक्कन आप समझते हैं, जो हैदराबाद के आसपास का इलाका है, वहाँ शायरी की बड़ी कदर थी उसकी। तो उन्हें कई लोगों ने ऑफर दिए कि यार तुम यहाँ जब कहाँ दिल्ली में पढ़े हो, दिल्ली में मुगल शासन खत्म होने की कगार पे है, कब अंग्रेज लूटेंगे क्या भरोसा, तुम हैदराबाद में आओ, दक्कन में आओ, वहाँ जो मजा आएगा वो कहीं नहीं आएगा। तो उन्होंने एक शेर लिख के भेजा और लिखा, यूं तो गर्चे इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कदरे सुखान। मैं सुन रहा हूँ, इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कद्र थे सुखन। सुखन का मतलब कविता, पोएट्री, कद्र मतलब कद्र, रिस्पेक्ट, गर्चे मतलब हम जानते हैं, दक्कन मतलब दक्कन। इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कद्र थे सुखन, कौन जाए जॉब पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। वो आदमी दिल्ली का दीवाना था, मैं भी ऐसा ही दिल्ली का दीवाना भी हूँ और वही चुपचाप और मेरी। तो जब तय हुआ कि जाना है तो मैं सोचा कहाँ जाए, तो मैंने सर्वे किया। इंटरेस्टिंग बात है कि उस सर्वे में नंबर 1 पर लखनऊ का नंबर है। ये अलग बात है कि हम यहाँ बहुत बाद में इसकी भी छोटी सी कहानी है, आपको 2 मिनट में समझा के फिर तो हमारी एक टीम जो ये सब काम करती है, उस शहर में जाके कोई बिल्डिंग देखना, तैयार करना, क्लासरूम बनाना, लाइब्रेरी बनाना, वो सब सेटअप करना। उस टीम को कहा कि अब देखिए, उन्होंने वहाँ भी देखा, नंबर 2 पे इलाहाबाद था, नंबर 3 पे जयपुर था, उन सबको देखा। 3 साल तक हमें लखनऊ में कोई ऐसी बिल्डिंग मिली ही नहीं जहाँ हम अपना ये काम शुरू कर सकें। बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि हमारी शर्त ये थी कि हम वही शुरू करेंगे जो पूरी तरह से वैलिड, लीगली अप्रूव जगह होगी। इलीगल जगह पर काम नहीं करेंगे। इलीगल का मतलब जो घरेलू इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है, जहाँ चल रहा है, लखनऊ में चल रहा है, लेकिन वो लीगल नहीं। मैं नाम नहीं बोलूँगा, लगभग सारा लखनऊ वैसे चल रहा है। आपको आश्चर्य हो जाता है, इसके पीछे 3 साल हमने रिसर्च की है। और दूसरा, हमारी कंडीशन हमेशा रहती है कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो बच्चों में बहुत सेफ हो। अभी आपने देखा दिल्ली में हादसा हुआ एक बिल्डिंग में, ऐसे हादसे हजारों बिल्डिंग्स में हो सकते हैं और केवल पढ़ाई की बात नहीं, किसी भी तरह के ऑफिस में हो सकते हैं, किसी भी तरह के दुकान में हो सकते हैं। क्योंकि अभी हम फायर सेफ्टी को लेकर, बाकी सेफ्टीज को लेकर बहुत ही एक ऐसे समाज है जहाँ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे खुशी है कि हम लोग उस कतार में शामिल नहीं हैं और हमारे दृष्टि में हर क्लासरूम में आपको कम से कम 2, कहीं कहीं 3, 4 रास्ते बाहर जाने के मिलेंगे। इस मॉल में खूबसूरत बात यह है कि बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं, मॉल से, क्लासरूम से तो नहीं। तो खुदा का खास्ता, भगवान न करे कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो, तो कम से कम ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को नुकसान हो।
3 साल की मशक्कत के बाद फाइनली ये जगह हमें मिली, पर्याप्त स्पेस में। उस बीच में इलाहाबाद में जगह भी मिल गई, बन भी गया, शुरू हो गया। जयपुर में जगह भी मिल गई, बन भी गया, शुरू हो गया। यहाँ पे नंबर नहीं था और कम से कम 10 बार इस बीच में रखना हुआ है, क्योंकि जब जब कुछ मिलता था कि एक बिल्डिंग मिली है तो देखने आता था मैं टीम के साथ, फिर छोटा मुंह लेके लौट जाता था कि क्या क्या दिखाते हो भाई। एक बार एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग में वो रेलवे लाइन की दो साथ में थी, 10 मिनट की ट्रेन गुजर गई। तो फाइनली ऐसा होता कई वक्त, जैसा इन्होंने फरमाया, देर है दुरुस्त है, दुरुस्त आए, देर तो हुई लेकिन दुरुस्त हैं। और मैं ये बहुत खुशी से आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्री का लखनऊ होगा वो हमारी किसी भी दूसरी शाखा से बेहतर है। पहली बार ऐसा हुआ। अगर आप देखेंगे तो इस मॉल में ये 2nd फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, ये पूरे हमारे पास है। 1st फ्लोर करीब 70-80% हमारे पास है। जितनी जगह है उतनी जगह हमारे पास मुखर्जी नगर या करोल बाग या प्रयागराज या जयपुर में एक साथ बिखरी होती है, यहाँ एक साथ। और इसलिए पहली बार ऐसा हुआ कि हमने ब्रांच शुरू करने से पहले एक लाइब्रेरी बनाई 500 बच्चों की, जो नीचे के फ्लोर पे है। क्योंकि हमने पिछले 2 साल में देखा है कि मेंटरशिप के बिना काम नहीं बनता है, और मेंटरशिप ठीक से करने के लिए चाहिए लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में तो हम बच्चों को भूत बनाए थे, मार डरना नहीं, मारते नहीं, मतलब उनको पढ़ने के लिए परेशान करते हैं, दवा बनाते हैं, उनकी तारीफ पूरे करवाते हैं। और जब वो प्रीलिम्स के लिए 6-7 महीने ठीक से पढ़ते हैं हमारी मेंटरशिप टीम के निर्देशन में, और फिर मेंस के समय 3 महीने, उस समय उनकी उम्मीदें सूझ जाती है लेकिन क्योंकि उनको प्रैक्टिस करवानी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो फिर रिजल्ट आता है। पिछले 2 साल में हम लोगों ने बड़ी मेहनत की मेंटरशिप में, आपने देखा होगा इसका रिजल्ट हिंदी माध्यम का पिछले कई सालों की तुलना में ज़्यादा आया है। सब ठीक रहा था इस बार, जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, कितना किया हुआ है? 100। 75 जरूर करेंगे, हो सकता है कोशिश करेंगे 100-75 का प्रॉमिस है। इस साल प्रीलिम्स में कुछ जैसा है, आपको अंदाजा है कि कैसा है? बिल्कुल सर। और उसी कहते हैं जीनोसाइड कह सकते हैं। जो रिटर्न नहीं किया था वैसे ही यूपीएससी शायद कर दिया, हालांकि वो एक इंटरप्रिटेशन है, एक दूसरी इंटरप्रिटेशन हमारे पास है। प्रीलिम्स के मेंटरशिप प्रोग्राम जो हमारा है, मैं जिक्र करूंगा बीच में, पिछले साल हमारे पास उससे केवल 47 बच्चे प्रीलिम्स पास कर पाए थे पिछले साल, और इस साल प्रीलिम्स के मेंटरशिप प्रोग्राम से 175 बच्चों ने सिलेक्शन किया है, और वो सब नहीं दे रहे। ये जरूर है कि इस बार ये हुआ कि जिन लोगों ने पहले मेंस दिया हुआ है, सिलेक्शन भी हुआ है, उनमें से बहुत लोगों को प्रीलिम्स नहीं हो पाया। लेकिन फ्रेशर्स में से कई बच्चों ने पहली बार में ही प्रीलिम्स निकाला है और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। इस बार कंपटीशन बहुत कम है मेंस में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े धारक किस्म के लोग, धारक समझते हैं तो जी जो बहुत मजबूत किस्म के अच्छी तैयारी वाले लोग हैं, उनमें से अधिकांश लोग, अधिकांश नहीं तो कम से कम शायद आधे लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ, और जब उनका हुआ ही नहीं तो वो कंपटीशन बाहर हो गए। और जो नई पौध एक है तैयारी कर रही है, वो सब पहली बार में ही प्रीलिम्स पास करें। अब कंपटीशन मेंस का ज्यादातर उन लोगों में है जिनको मेंस का अनुभव नहीं है, तो मेहनत कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा। तो मैं उनसे कुछ दिन पहले कह के आया हूँ कि इस बार तो जिसने बस ठीक से लिख दिया सिलेक्शन पक्का है, तो कोशिश हमारी वही है जो मैंने इस बार से कहा। उसकी बड़ी भूमिका है मेंटरशिप और वहाँ की मेंटरशिप लाइब्रेरी की। तो पहली बार हम ऐसा कर पाएंगे अपने देश के इतिहास में कि ब्रांच शुरू होने से पहले हमने एक लाइब्रेरी बनाई, और इतनी बड़ी लाइब्रेरी 500 बच्चों की हमने आज तक नहीं बनाई है। अगर आप जब जाएंगे वापस नीचे देखते हुए जाइएगा, बड़ी सुंदर लाइब्रेरी है, और वो पहले दिन से बच्चों को उपलब्ध हो जाएगी, उनमें से कोशिश करेंगे। इसलिए देर हुई। और मजाक हमारे बीच में क्या चलता था
कि हम लखनऊ गए, फिर हम इलाहाबाद गए, फिर लखनऊ इलाहाबाद ने आपस में बात की। लखनऊ बोला पहले आप, फिर हम जयपुर गए, फिर जयपुर लखनऊ ने बात की, फिर लखनऊ फिर बोला पहले आप। अब लखनऊ समझदार हो गया, अभी बोलते पहले, तब बोलते पहले आप, पहले अपने चक्कर में बहुत बड़ा जंग हो गया। अब इस बार पहले हम, तो पहले भी अब हम शुरुआत कर पा रहे हैं आपके बीच में। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा आपका परिचय तारुफ ले लेते हैं। आप में से कितने लोग लखनऊ के ही हैं? शुद्ध रूप से लखनऊ के हैं? शुद्ध रूप से कोई मिलावट नहीं। नहीं पैदा हुए? जी सर, बिल्कुल। और लखनऊ से। यस सर। ऐसे लोग जिनमें थोड़ी मिलावट है और लखनऊ से है उसका नहीं, मतलब ये कि बचपन कहीं और गुजरा लेकिन 10 साल से हैं, या जन्म यहाँ हुआ था फिर चले गए जिनसे वापस आए, ऐसे लोग हैं। ये मिलावटी लखनवी लोग पहले वाले क्या कह रहे हैं? शुद्ध प्योर लखनऊ का एक शब्द बोलिए, साहित्य की भाषा में बताइए सर। खालिस लखनऊ, दूसरे हो मिलावटी लखनऊ। और तीसरे वो जो है लखनऊ के तो नहीं है, पर जिनका मिजाज लखनऊ वाला है। जो शामी अरब के लिए लखनऊ आया करते हैं, जो चूल्हे कबाब खाने के लिए दीवाने हैं। मैं तो शाकाहारी, पर हमारी टीम में कई लोग लखनऊ इसलिए आए हैं, डांस शुरू ये चक्कर में नहीं आए, टोने टोने कर रहे जाएंगे थोड़ा कौन सी जगह। तो शाकाहारियों का प्रश्न से क्या मतलब है, बहुत बड़े ताक में और जब तक क्लास शुरू होते खा होंगे, जब तक क्लास खत्म हो कुछ कर गया। कितने लोग लखनऊ से बाहर के यहाँ जाओ लेकिन मेरे ख्याल से लखनऊ के आसपास होंगे, जैसे आप कहाँ से हैं? कन्नौज तो बहुत ही पास हो गया। आप हरदोई कितना दूर है? 100 किलोमीटर। हाँ, तो जनरली पास में 100 किलोमीटर के रेंज आसपास जो है लखनऊ के आसपास सीतापुर हो गया, उन्नाव हो गया, हरदोई हो गया, कानपुर हो गया, रायबरेली हो गया, किस इलाके से? मिर्जापुर कौन है? आप हैं। तो आपका नाम क्या है? बरेली की मिर्जापुर जो हो जैसा हो, लेकिन पसंद तो नहीं है। हमारे जो टाइम नहीं है उसमें हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, और हमारी एक से बातचीत होती है, और वो ही मानते हैं कि जो उनके जीवन में मिर्जापुर का महत्व है वो महत्व किसी और फिल्म या वेब सीरीज का शायद नहीं है। और मिर्जापुर से बहुत खुशी जान सच में वैसा होता है क्या? हाँ, अभी तो ठीक है ना, योगी बाबा है, सब कहीं कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से, पहले के जमाने में शायद ऐसा दिखाने में कुछ होता होगा। तो चलिए, ये सब तो बात शुरुआत की थी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो साइंस, इंजीनियरिंग के मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, ग्रेजुएशन में? कितने लोग कॉमर्स की दुनिया से हैं? बहुत कम लोग हैं, तो यानी आर्ट्स के लोग ज़्यादा है। आप में आर्ट्स पर क्या मेजॉरिटी आर्ट्स का मतलब ज़्यादा यहाँ कौन से विषय चलते हैं? इतिहास, राजनीति विज्ञान, वही लिटरेचर साहित्य चलता होगा। और लखनऊ विश्वविद्यालय है यहाँ का प्रमुख विश्वविद्यालय। यस सर, पढ़ाई अच्छे से होती है वहाँ? बिल्कुल सर। अच्छे से हटा के तो पढ़ाई होती है। भारत की शिक्षा व्यवस्था उससे पहले सवाल ये होती है कि पढ़ाई होती है, अगला है अच्छे से होती है। तो मुझे नहीं पता नाम तो नहीं सर, अच्छे से होते हैं। ये भी होता है कि संयोग से आपको डिपेंड करता है कितना, हाँ डिपेंड करता है कि आपके टीचर संयोग से कौन है, उनके टीचर कौन है, कितने बड़छोड़ है, कितना रेगुलर है, संयोग की बात होती है। चलिए, आपसे परिचय मेरा हो गया, और शुरू में 5-10 मिनट में जानबूझ के ऐसी बातें करता हूँ जिससे बस आप थोड़ा सहज हो गए
संकोच अलग है, जैसे आपको देख लग नहीं रहा है। संकोच न होने का बोलते बेशर्मी। सर निर्लज। लेकिन मेरा बहुत निर्लज वाला नहीं, बेशर्मी वाला नहीं, मेरा भाव था कि आप बड़े जिंदादिल लोग, कॉन्फिडेंस है आप लोगों को, और जिंदादिली चेहरे पे झलक जाती है, तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। वरना मैं जब किसी क्लास में पहली बार जाता हूँ, कभी बच्चे बहुत सहम से होते हैं, उनको लगता है कि कसाई टाइप का काट देगा, मार देगा, तो 10-15 मिनट तक इंतजार कर रहा था कि वो उनको लगे कि नहीं ये भी इंसान ठीक लग रहा है। फिर उसके बाद आप कुछ नहीं करें, पढ़ाई लिखाई की, ताकि सहजता, मतलब मेरा मानना है कि अगर आप सहज नहीं है पढ़ाई में, पढ़ाई लिखाई दुनिया का सबसे सुंदर काम है। मतलब आप में से जो लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि IAS बनना, ठीक है पढ़िए, IAS बनिए, जो भी जीवन में करना उसके लिए पढ़िए, लेकिन पढ़ाई का असली मजा तब है जब पढ़ाई इसलिए करने का मन करे कि पढ़ाई करनी है। हम एथिक्स का पेपर UPSC में मैं वो पढ़ाता हूँ, उसमें हम लोग एक डिस्कशन करते हैं कि जो सुख है, हैप्पीनेस है, प्लेजर है, ब्लिस है, एक सामान्य समझ ये दुनिया में है, पर इसमें डिबेट है कि जनरली ऐसा मानते हैं कि हम लोग जो भी काम करते हैं सुख के लिए करते हैं, और सुख की परिभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी को टुंडे के बाद में सुख मिल सकता है, किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा, तो सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। किसी को खेलने में मजा आता है, किसी को खेलना अच्छा नहीं लगता है, किसी को शायरी करना अच्छा लगता है, किसी को शायरी में टाइम वेस्ट लगती है कि सब बर्बाद हो गया हमारा। लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म, अपनी अपनी नेचर, अपने स्वभाव के हिसाब से सुखों की तलाश में जुड़ा हुआ है। तो डिबेट ये है कि जो सुख अलग अलग हैं, क्या उनमें कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस है या नहीं, या सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंस है, केवल मात्रा का अंतर है, या दो सुखों में गुणों का अंतर हो सकता है, स्तर का अंतर हो सकता है, कि ये नीचे के स्तर का सुख है, ये ऊपर के स्तर का सुख है। ऐसी बात कह सकते हैं या नहीं कह सकते? हाँ, जनरली लोग मानते हैं, कह सकते हैं, कुछ लोग मानते हैं, जैसे बेंथम नाम का एक आदमी है, कहते हैं कि नहीं मान सकते, और JS मिल नाम का आदमी कहते हैं कि मान सकते हैं। भारत की बात करें तो चारवाक कहते हैं कि नहीं मान सकते, और भारत में लगभग बाकी सब दार्शनिक, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सबका मानना है कि मान सकते हैं। तो अक्सर लोगों ने ये माना कि जो स्वाध्याय है, अध्ययन है, उसका सुख थोड़ा मुश्किल है, और एक बार उसकी लत पड़ जाए तो उससे बड़ा सुख शायद कोई और नहीं है। और क्लासरूम का मजा ये है कि किसी भी क्लासरूम का मजा ये होना चाहिए, और यदि आप अपने कॉलेज में जाते हैं, क्लास में जाने का मन नहीं करता, तो मान लीजिए, मेरा नहीं करता था, मैंने बहुत कम क्लासेस की है, मैंने 3 साल की ग्रेजुएशन में कुल 3 ही क्लास की है। हाँ, अब ये सुन के डिग्री वापस मेरी मांगने बोलो तो अलग बात है। ट्रेंड की कमी था, जब लोग क्लास में बैठते थे, मैं तो बिल्कुल ही बैठता था, पर मैंने मौका दिया फिर टीचर्स को। मैं 3 टीचर्स की एक क्लास में गया, फर्स्ट ईयर में 1 क्लास की, सेकंड में 2 की, थर्ड में 1 महीने की। तो 3 टीचर्स को मैंने मौका दिया एक क्लास में जाके कि आप मुझे बांध के दिखो। अपनी बातों से बांध अलग की तरफ फिर आने का मन करता, पर वो बांध नहीं पाए, तो उनका कसूर है, मैं बैठा ही नहीं उसके तो मेरा मानना ये कि अगर क्लासरूम में आपको मजा नहीं आ रहा था, तो ये टीचर का कसूर ज्यादा है, आपका कम है। और वो एक बार आदत जब पड़ जाती है, जब अच्छा लगने लगता है, उसके बाद जो आनंद आता है उसकी बात अलग होती है। तो हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का सपना देखते हैं जहाँ पढ़ाई एक, अभी बैठ के दिखाओ, कितना अच्छा बैठे, अच्छा बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। तो हम लोग जो चाहते हैं वो ये कि पढ़ाई एक मजबूरी ना रहे, पढ़ाई एक शौक बने, पढ़ाई एक संस्कृति बने। और ये कहना कि भाई सिर्फ IAS के लिए पढ़ो, इतना पढ़ लो, बाकी सब छोड़ दो, ये मत करना, वो मत करना, हम इसमें थोड़ा कम रखते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ें, दिमाग खुले। जब दिमाग खुलता है तो गहराई ज़्यादा आती है। गहराई होने से UPSC कम से कम जो विमान UPSC है उसमें गहराई की बहुत अपेक्षा है।
पर आप जितनी गहराई में जाएंगे उतना आपकी यूपीएससी में सफल होने की संभावना बढ़ेगी, ये मान के चलिए। तो कोशिश करेंगे हम लोग आप और हम मिलकर कि ऐसी एक कल्चर डेवलप करें कि आपको पढ़ने में मजा आने लगे। और मैं भी उसी तरह का व्यक्ति हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, आपको मिलेगा तो और अच्छा मिलेगा। चलिए अब देखिए कि आज हम क्या क्या बात करेंगे, थोड़ा सा बेसिक आइडिया समझ लेते हैं। एक तो हम ये समझेंगे कि आईएएस अगर बनना है तो क्यों बनना है। और मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि आईएएस बने ही बने, है ना, क्योंकि कई लोग आईएएस की तैयारी इसलिए भी करते हैं कि उनको पता नहीं होता क्या करते हैं, तो देखते हैं कि सब कर रहे हैं तो भी कर लेते हैं। मैंने भी इसी देखी थी कि हॉस्टल में मैं किसी से डर पे मारूँ, सब तैयारी कर रहे थे, जिसके पास जाऊँ बोलता था कि मुझे पढ़ने दो, आईएएस तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं तो पॉलिटिक्स में जाने के मूड में था उस समय। फिर मुझे लगा अच्छा सब पढ़े रहे तो मैं पढ़ रहे थे, तो पढ़ा तो सिलेक्शन हो गया, एक अच्छा नौकरी की, फिर छोड़ दिया क्योंकि मुझे मेरा जो मूल स्वभाव है वो पढ़ने पढ़ाने वाला ज़्यादा है, वो है नहीं कि मैं ऑफिस की दुनिया में बैठ सकूँ। तो फिर घर गया थोड़ा सा पढ़े रहूँ। तो आईएएस क्यों बनना है, एक तो ये सब, क्योंकि आप में से मुझे ऐसे बच्चे आजकल मिलने शुरू हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पेरेंट्स मिले अपनी बेटी के साथ, तो मुझे लगा बड़ा स्पेसिफिक सवाल उसका हुआ। कई बच्चे ऐसे मिलते हैं कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में जो नेशनल पार्क वाला टॉपिक है उस टॉपिक के लिए कौन सी बुक पढ़ लूँ। तो उन पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि सर इस बच्चे का एक सवाल है। मैंने कहा पूछिए क्या सवाल है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं बस एक सवाल नहीं समझ पा रही कि मैं आईएएस क्यों हूँ। मैंने पहली बार सवाल सुना, मैंने कहा अच्छा ये सवाल में आता है, बहुत सही भी है। आप किसी लंबी यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो उससे पहले ये पता तो होना चाहिए ना कि क्यों बनना है, क्यों करना है, और वो भी जब यात्रा मुश्किल गंभीर यात्रा हो। तो कुछ भी करने से पहले जरूरी है कि आपके मन में स्पष्ट हो कि आपको ये काम क्यों करना है। मनोविज्ञान और जो अभिप्रेरण है, मोटिवेशन है, उस दुनिया में अक्सर कहते हैं कि इफ यू नो द व्हाई ऑफ समथिंग, द हाउ ऑफ समथिंग बिकम्स इजी। अगर आपको ये पता हो कि ये काम क्यों करना है तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि वो काम कैसे करना है। तो हम थोड़ा वाई से शुरू करेंगे, क्यों करना है ये। फिर जब वाई हो जाएगा तो ये भी है कि क्या सभी के लिए आईएएस की तैयारी करना ठीक है या नहीं है। मैं आजकल बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि हर व्यक्ति को आईएएस नहीं बनना चाहिए, बन भी नहीं सकते, सीट की कमी होती है और उसके प्रयास में हर व्यक्ति क्यों करें। हम अपने स्वभाव को समझ के, अपने गुणों को समझ के, अपनी क्षमताओं को समझ के तैयारी में जुटें तो अच्छा है। और नहीं तो आप जिस दुनिया में हैं आप बड़े सौभाग्य वाले लोग हैं। इतना वैविध्य व्यवसायों की दुनिया में, काम की दुनिया में हमारे समय में तो नहीं था। जब हम बड़े हुए तो हमारे समय क्या ऑप्शन थे कि भाई पेरेंट्स ने कहा कि या तो आईएएस बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। जब हम 12वीं क्लास में तो उस समय एमबीए शब्द सुनना शुरू कर दिया था हमने, फिर एमबीए बन जाओ, सीए बन जाओ, बैंक में क्लर्क बन जाओ, नहीं तो दुकान खोल दो, ये मात्र कोई ऑप्शन नहीं होता। आजकल तो इतने ऑप्शन हैं, यूट्यूबर बन जाओ, कुछ नहीं करना, खाली आँख इधर करनी है, मुंह इधर करना है, सुअर जैसा हॉस्टल बुरा मत मानिएगा ना, बोले सेल्फी जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं। मैं जब जब बोर्ड देखता हूँ मुझे उसी प्राणी की याद आती है, मुँह ऐसा हो जाए और उसी में देखो 10,000 लाइक्स, 50,000 लाइक्स, 2 लाख लाइक्स, उसके बाद वही पाउट उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है। लोग मुझे क्या करते हैं तो पाउट बनाते हैं। इतने ऑप्शंस कहाँ दुनिया में थे पहले, आजकल तो 1000 ऑप्शन। मतलब सोशल मीडिया का एक ऑप्शन हुआ, पहले फिल्में बनती थी बहुत थोड़ी सी, अब इतनी फिल्में, इतनी वेब सीरीज, इतने प्राइवेट चैनल्स, अभिनेताओं के लिए, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए, सबके लिए कितने ऑप्शंस खुल गए, डायरेक्टर्स के लिए इतने ऑप्शंस खुल गए आजकल। वेब जर्नलिज्म की दुनिया में हर वेबसाइट पर ऐसे लोग चाहिए जो गहराई से समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो एक ऑप्शन है।
तकनीक दुनिया में कोडिंग जैसा ऑप्शन हमने तो सुना भी नहीं था। अब कोडिंग सीखने वो कितनी दुनिया अच्छी हो सकती है आपके लिए। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कोडिंग करने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रखी है। कहने की बात कैसे, एक नॉर्मल कॉमन सेंस कोई भी व्यक्ति कोडिंग सीख सकता है, एकदम आराम से सीख सकता है। तो वो दुनिया के सबसे ज्यादा वेल पेड लोग इस समय। तो आप उस दौर में हैं जहाँ काम करने के हजारों ऑप्शन हैं। आप खेती भी करें कभी जमीन लेके, आजकल तो नया ट्रेंड है। किसान लोग अपने खेत छोड़ के शहरों में आने के लिए प्रयासरत हैं और शहरों के कुछ नवाचारी उद्यमी लोग गांव जा रहे हैं, खेत किराए पे लेके नए तरीके से खेती कर रहे हैं, नई मशीनों से खेती कर रहे हैं और उससे लाभ कमा रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ संभावनाएं बहुत ज्यादा है और जब संभावनाएं ज्यादा हो तो आपको बहुत केयरफुल से चुनना पड़ता है किस रास्ते पर चलना है। अगर कोई आपको पसंद करता है इस दुनिया में, क्या पसंद करता है तो ऑप्शन है। अगर 10 जगह से प्रस्ताव आ जाते हैं 14 फरवरी को तो आपको सोचना पड़ता है कि कहाँ हाँ बोलिए। जब आया ही एक जगह से, वो भी 6 साल के प्रयास के बाद फिर दूसरे रास्ते पे आगे फिर क्या सोचना है। तो हम समझ लेंगे कि क्यों हम इस रास्ते पर चलने के बारे में सोच रहे हैं, सही में ठीक है या नहीं है। तीसरी बात थोड़ा सा समझेंगे कि अगर इस रास्ते में आना है तो फिर तैयारी करने के लिए किन विशेष बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। और तैयारी में मैं आपसे जितना बताऊंगा कि बेसिक लेवल पर क्या क्या आपको अभी से काम कर लेना है, और जब स्पेसिफिक कहेंगे तो 6-7 घंटे क्लास लेके सारी बातें उतनी बारीकी से कि इस सेगमेंट के इस क्वेश्चन के लिए कौन सी किताब, उसके लिए कौन सी किताब, उसके लिए भी आप भी तैयार नहीं क्या शुरुआत कर रहे हैं। क्या आप कुछ लोग ऐसे हैं जो IAS का कम से कम एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक अटेम्प्ट कम से कम दे चुके हैं IAS का, और जिन्होंने कम से कम एक बार मुख्य परीक्षा की हो, ऐसे लोग नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूँ जनरली यहाँ लोगों की शुरुआत ऐसा कर रहे हैं, 5% लोगों ने प्रीलिम्स एक बार दिया है और बाकी सब लोग एकदम फ्रेश है। तो यहाँ पे ऐसा बच्चा है स्कूल से आया हो, आप स्कूल से कौन सी क्लास में है, 12th में, चलो फिर भी ठीक है। और कोई बच्चा स्कूल वाला छोटा सा कौन सी क्लास में, छोटी सी थर्ड क्लास में आपके साथ में? अच्छा, मुझे लगा कि आप खींच के नहीं हैं, मर्जी से आई। मर्जी से आई। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? सिमरा। सिमरन। सिमरा। सिमरा। मुझे लगा वो वाला। तो सिमरा का मतलब क्या होता है? जन्नत फिरदौस। जन्नत। जन्नत फिरदौस। तो बेटा आप अभी 3rd क्लास में हो, बॉर्नविटा लेती हो? अभी शर्म लगी डरना मत, है ना, बीच में नींद है, सो जाना एकदम चिंता नहीं करनी। जब मन करे सो जाना, जब मन करे बाहर जाना, घूम के आ जाना, टेंशन मत लेना, अंकल डांटेंगे नहीं। छोटे बच्चे हैं क्लास में, और तो स्कूल का बच्चा छोटा है, आप कौन सी क्लास में? ग्रेजुएट हो, 9th में है। सारे रिकॉर्ड बोल रहे हैं आज नहीं, रिकॉर्ड तो आज क्यों गया सारा? हाँ सही है। 10th क्लास का रिकॉर्ड था, जयपुर में एक बच्चे हैं 10th क्लास के थे, ये तो 3rd क्लास की है। और अगली बार मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे छोटा सा बच्चा तो खराब की आवाज़ दे रहा है, मेरे को आगे बनना है, तो समझाऊँ कि ये बनना है। चलिए जैसे तुम्हारी फोटो ले छपाऊँ इधर चेहरे का वही एंगल बना के फोटो। चलिए शुरू करते हैं इस बात से। तो सबसे पहले एक सवाल कर रहे थे कि IAS क्यों, और मैं आप सबसे बड़ा साफ साफ कहना चाह रहा हूँ कि सबको IAS नहीं बनना चाहिए, सोचना है, समझना है।
मेरा मानना है कि व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जो उसके स्वभाव के हिसाब से सबसे बेहतर हो। स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जो व्यक्ति खेलने के लिए पैदा हुआ है, अगर महेंद्र सिंह धोनी को आईएएस में लगा देते हैं तो समझे कितना नुकसान देश का हो गया। ऐसे कई लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभावान लोग हैं। वो बेचारा रेलवे में नौकरी करता ही था, कितना लड़ झगड़ के अपने आप से आसपास से क्रिकेट में गया, तो उसने काम दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति वो है जो वो काम करता है जिस चीज के लिए बना हुआ है। तो एक बार अपने स्वभाव को ठीक से टटोल लीजिए, और ये पहचानना आसान नहीं होता है। कुछ लोगों को बचपन से कुछ साफ पता होता है कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनका स्वभाव एकदम एक तरफ साफ साफ होता है कि यही करना है, कुछ और नहीं करना है। कई लोगों के साथ क्या होता है कि वो कई चीजों में अच्छे होते हैं, कई चीजों में रुचि भी होती है, और उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी में निकल जाता है कि मैं दरअसल इनमें से कौन सी चीज को लेके आगे बढ़ सकता हूँ, जिसको लेके आगे नहीं बढ़ सकता। तो अपना स्वभाव और अपनी रुचि, और अगर ये दोनों चीजें आपकी मिलती हैं एक खास क्षेत्र में, स्वभाव का मतलब अपनी क्षमताएं भी इसमें जैसे हमारे भारतीय दर्शन में शब्द चलता है सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। यस सर। ये बहुत बेसिक तरीका है एक ह्यूमन इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझने का, और हम सबके अंदर ये सारे गुण तीनों होते हैं, अनुपात अलग अलग होता है। सत्व गुण का मतलब होता है वो व्यक्ति जिनको बहुत शौक है पढ़ने लिखने का, शांत रहने का, संगीत सुनने का, कलाओं का। संगीत का मतलब हनी सिंह नहीं, शास्त्रीय संगीत हो गया, गहरा संगीत हुआ, शांत संगीत हुआ। कलाएं हैं तो कलाएं भी गहरे स्तर की कलाएं हैं, उस तरह का इंटरेस्ट। जिनको पावर करना चाहिए एकदम नहीं, उन्हें पावर चाहिए। कोई उनसे कहे कि आप पावर ले लोगे तो ना लेना, तुम ही लो, चलो चलो चलो, हमें नहीं पावर। उनको कोफ्त होती है इस बात से, तनाव। कबीरदास तो किसी आपके राज्य के बड़े शानदार कवि हुए, हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश में था, पर जड़ ही थी। तो कबीरदास के बारे में हम समझने के लिए कहानी गढ़ लेते हैं कभी कभी क्लास में। एक कथन है बहुत प्रसिद्ध कि संत वो नहीं है जो समाज से दूर भाग गया, संत वो है जो जानता है कि अगर मैं समाज में उतर गया तो सबको हरा दूंगा, पर वो उससे पहले ये भी जानता है कि इसके बाद भी गलत संघर्ष में खुद को शामिल करना अपना नुकसान करना ही है। वो जानता है कि दौड़ में दौड़ूंगा सबको हरा दूंगा, तो वो ये भी जानता है कि चूहों की दौड़ में जीतने वाला भी चूहा ही बचना है। सारे चूहे दौड़ रहे हैं, आपसे भी आ जा आपने अच्छा आ गया, जीत गए। सारी जिंदगी चूहों की दौड़ में जीतने में खर्च कर दी, और अंत में क्या साबित हुआ? आप सबसे तेज चूहे। कि यही जीवन था। ज्यादा मजा इसमें चूहे कह रहे कि आजा आजा आजा, और आप कहते नहीं तुम दौड़ो, ये दौड़ तुम्हारी है, हम अपनी दौड़ अपने तरीके से चुनेंगे, ये हमारी दौड़ नहीं है। तो जो इस प्रकृति के लोग होते हैं ना, वो सत्व गुण वाले लोग हैं। रजस गुण वाले लोग वो हैं जिनको बहुत एनर्जी से भरे हुए, ताकत, ऊर्जा, ये करो वो करो, ये करना है वो करना है, प्लानिंग ये वो। ये लोग सैनिक अच्छे बनते हैं, प्रशासक अच्छे बनते हैं, उद्यमी अच्छे बनते हैं, क्योंकि बड़ा सपना, हाईली मोटिवेटेड, एनर्जी से भरे हुए, उन सपनों को पूरा करने की जिद, जद्दोजहद जो करने में तैयार होते हैं, उनको हम कहते हैं कि उनमें रजस गुण की मात्रा ज्यादा है। और तमोगुण या तमस गुण का मतलब आमतौर पर जो बहुत ही सुस्त और बहुत ज्यादा खाने पीने में रुचि रखने वाले लोग हैं। खूब जम के खाया, टुकड़ा कबाब खाया, कुछ और खाया, जो भी खाया, इतना खाया कि अब गिरा नहीं जा रहा। दो लोगों ने उठाया, साथ पकड़ के ले गए और ले जाके पकड़ पे गिरा दिया, और वो जिस मुद्रा में गिरे उसी मुद्रा में सो गए।
12-14 घंटे बाद जब प्रकृति ने उठाया तो उठे और बड़ा मजा आया, खूब सोए, उठे, अब क्या करें, सब खाते हैं, खाया सोया, खाया सोया, खाया सोया। मैं अक्सर मजाक में बोलता हूँ, हमारे हॉस्टल की उसी कबीले के लोग कहते थे, संजय नाम था उनका, तो उनके बारे में कहावत पसंद हो गई थी, जब संजय जी सोते सोते थक जाते हैं थक गए हैं ना, तो वही अपनी प्रकृति पहचान ली थी। अगर आप तमस वाले व्यक्ति हैं तो आइए मुश्किल है, क्योंकि मजाक नहीं है। मैं आईएएस में पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको बहका फुसला की कहूँगी बहुत आसान है, मैं उसको ड्रामा नहीं करूँगा, आसान नहीं है, वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है ठीक से। अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं है तो सच में एक आसान परीक्षा नहीं। अगर आप सख्त गुण वाले व्यक्ति हैं, किसी कला में पारंगत हैं, अध्ययन में डूब के पढ़ाई करने के शौकीन व्यक्ति हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप आईएएस से बेहतर काम कर सकते हैं। आप कैरा सत्यार्थी बन सकते हैं, आप ए.आर. रहमान बन सकते हैं, आप कुछ और बड़ा कर सकते हैं, आप एकेडमिक्स की दुनिया में कुछ कमाल कर सकते हैं, एक शानदार रिसर्च कर सकते हैं जो रिसर्च लाखों करोड़ों व्यक्ति का जीवन सुधार सकते हैं। लेकिन यदि आप हाईली मोटिवेटेड व्यक्ति हैं, पढ़ाई में ठीक है, मैं तो स्पष्ट रूप से एक बात कह रहा हूँ, मैं ऐसे तो अच्छा क्यों समझाता हूँ, आईएएस बनने के लिए आपको एक एवरेज आईक्यू चाहिए, आईक्यू इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट यानी बुद्धिमत्ता। अगर आप एवरेज आईक्यू के व्यक्ति स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना लेते हैं या कोई और बना के तो समझ लेते हैं, कम से कम मेहनती है, डिसिप्लिन है, सस्टेन्ड मोटिवेशन, निरंतर चलने वाला मोटिवेशन जिसको हम परसिवियरेंस कह देते हैं, लगन कहते हैं, दृढ़ता आपके अंदर है, डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, पेशेंस है, धैर्य है, तो ये एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं है, नहीं बहुत मुश्किल है। और ये समझाने के लिए मैं एक बात जिक्र करता हूँ कि 12 लाख लोग इस एग्जाम में फॉर्म भरते हैं हर साल। पहले संख्या बड़ी कम थी, बढ़ते 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 12 लाख तक चली गई है। और अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं 20 लाख कर देंगे, 25 लाख कर देंगे, हो सकता है कि आप कुछ समय में करोड़ों में संख्या समय कि आईएएस का फॉर्म भरने वालों की संख्या कितनी है, 1 करोड़, क्या पता फिलहाल 12 लाख के आसपास। अच्छा, जो प्रॉपर आईएएस बनते हैं उनकी संख्या 180 है, जो प्रॉपर आईएएस बनते हैं आजकल। और इन 180 में से जो जनरल कैटेगरी से बनते हैं उनकी संख्या लगभग 72 के आसपास होती है, क्योंकि आजकल 60% रिजर्वेशन है, तो 180 का 40% 72 होता है। तो अगर मैं आपको डराना चाहूँ, कोई भी डराना चाहे, तो क्या करना है कि इन आंकड़ों का खूबसूरती से इस्तेमाल करना है। 12 लाख लोगों में से सिर्फ 72 का होता है, क्या बात हो गई, कितना मुश्किल है। 1 लाख में 6, अरे बाप रे, वैसे तो लाखों में 1 है, लाख में 6 का मसला है, और फिर अब घबराहट में अंदर हो रही होगी आपस में, बहुत मुश्किल है। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में प्रसिद्ध बात यह है कि वो कुछ भी साबित कर सकती है, बस आपको उसका इस्तेमाल करने का शऊर आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। अब कोई आपको दूसरा फैक्टर ये बता दे कि 12 लाख लोगों में से प्रीलिम्स का एग्जाम देने वालों की संख्या 5 लाख ही होती है, प्रीलिम्स, अभी तो बात की बात आ गई। 5 लाख लोग प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हैं, 7 लाख जाते ही नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा ठीक भारत बहुत ज्यादा हो जाता है। हम एक जनसंख्या प्रधान देश है, हम कई देश मतलब हम क्या है, एक कृषि प्रधान देश हमने सुना स्कूल के टाइम पे ऐसा होता है स्कूल में, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो कई मामलों प्रधान है। जनसंख्या में तो चीन को भी छोड़ दिया हम लोग, इसमें आपके राज्य की भूमिका बहुत बड़ी है। आपके राज्य ने ठान लिए कि कोई देश नहीं छोड़ने वाले, राज्य की बात छोड़ी,
मेरे ख्याल से दुनिया के 2-4 देश ही होंगे, 5 होंगे जो उत्तर प्रदेश से ऊपर होंगे, जैसे हाँ जी, बस वो भी आप भरोसा नहीं कर रहे। तो 5 एक तो चीन हो गया, एक हो गया अमेरिका, एक कनाडा होगा, ब्राजील होगा, और कौन सा है? यूएस तो हो गया, अमेरिका रशिया, फिर उत्तर प्रदेश, रशिया, पूरा पाकिस्तान पीछे। पाकिस्तान हम जगह झगड़ा करेंगे, यूपी का इससे यूपी का सीएम होना और पाकिस्तान का पीएम होना क्या बड़ी बात है। दुनिया के 200 के आसपास देशों से ज्यादा आबादी, मतलब एक सब मिला के नहीं करेंगे। तो हमें जनसंख्या प्रधान देश की, समस्या प्रधान देश की बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि समस्याएं बहुत ज्यादा, तो समाधान कर रहे हैं, समाधान करने ही तो आईएएस की वैल्यू है। अब इन 5 लाख में से कितने लोग सीरियस होते हैं, इससे कोई डेटा नहीं है, ये तो डेटा वाली बात है। आप देख सकते हैं नेट पे जाकर कितने लोगों ने क्लेम किया, तो संख्या 5 लाख से ऊपर आमतौर नहीं है। मैं क्योंकि लगभग 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, 25 साल है, जो दिसंबर में 25 साल की हो जाएंगे मुझे, और मेरा 25 साल का अनुभव ये कहता है कि जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उनमें से सीरियस बहुत कम होते हैं। अभी आप मुझे सीधे आज लिखते हैं ना, ये सवाल देखेंगे, शुरू में तो आदमी सीरियस रहता ही है, जबरदस्त सीरियस रहता है। नया शॉर्ट फोर्स की बात करें, आपके पड़ोस के किसी गांव में कोई बच्चा ये बना होगा, आपके डैम को घर में इसको देख चौधरी का सोराई एक तू है, हाथी और फिर आप 3-4 दोस्तों की कसम खाई होगी, भैया आइए, फिर कागज पर टाइम टेबल बनाया होगा, खतरनाक पढ़ रहे हैं, 18 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, और करीब 4-5 घंटे तक चला भी होगा टाइम टेबल होगा, 4-5 घंटे बाद मुझे नाम नहीं, थोड़ा कम करो इसको। तो ये जो अचानक आग लगती है, उस मोटिवेशन से सिविल सेवाओं में बढ़िया बातें बनती है। और मैं बच्चों को समझाने के लिए कई बार एग्जाम बना के समझाता हूँ कि अगर आपका मोटिवेशन जो है, कुछ मोटिवेशन कैसा होता है, कैसे है, कोई तरह है, पढ़ोगे नहीं, फिर पड़ोस से काम कर बन गया, तो दोस्त आइए बन गया, और 3 डेट्स रह गए, दोस्त फिर तो खराब रखता है, दोस्त आगे बढ़ जाए, आपका दोस्त बन गया या मन पीछे बन गया, एसडीएम बन गया, अब आपको लग रहा है दिलाना है, अब तो इसको दिखाना है, और उस दिन आपको मोटिवेशन और उस दिन आपको लगता है कि बस कुछ है ही दुनिया में मेरे सिवाय, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, यही फील आने लगती है। और फिर आप 1-2 दिन मेंटेन कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ होते होते फिर धीरे धीरे अगर आपका मोटिवेशन इस ग्राफ पे चलता है तो आईएएस ठीक नहीं है, वो काम भी 4 दिन में हो जाता, उड़े किया वापस आ जाए उस कंपनी के व्यक्ति हैं, तो फिर ऐसा कोई काम किए छोटे वाला जल्दी से किए हो गए बन गए। आईएएस बनने के लिए तो आपका मोटिवेशन लेवल ये बीच में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ऐसा ये अगर आपके अंदर है ना, जिसको बोलते हैं कि धीमी आंच में जो खाना बनता है उसका स्वाद अलग होता है। अगर धीमी आंच आपके अंदर है जो सस्टेन रहेगी 1 साल 2 साल 3 साल तक, तो मैं दावे से आपकी बात कह रहा हूँ, आज मैं खूब स्पष्ट रूप से कहता हूँ, आईएएस बनने के लिए पढ़ाई का महत्व है 25% के आसपास, सिर्फ इतना ही महत्व है। मगर लोग कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के अलावा क्या है, ये
मैं दावे से कह रहा हूँ कि पढ़ाई का महत्व 25% से ऊपर नहीं है। पढ़ाई है बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं कम है, पर इस पूरे प्रोसेस में आपकी सफलता को साकार करने के मामले में पढ़ाई की भूमिका 25% से ऊपर काम नहीं करती। मोटा मोटा मान लीजिए कि 60% के आसपास आपकी स्ट्रेटेजी और सस्टेन मोटिवेशन यानी कि परसिवियरेंस यानी कि लगन, मेहनत करने की क्षमता। इसको स्पष्ट करना आप कह लीजिए कि लगभग 25% स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 25 से 30% के आसपास अगर आपके अंदर परसिवियरेंस है, परसिवियरेंस का मतलब बराबर कह रहा हूँ लंबे समय तक मोटिवेटेड रहते हुए अपने उद्देश्य को साधने की क्षमता। बेचैनी नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, रोज रोज उसे खुद नहीं मचानी है। रोज आपको 8, 9, 10 घंटे आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, टारगेट्स अपने पूरे कर पा रहे हैं, सीरियसनेस आपकी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपका सस्टेन मोटिवेशन ठीक है। और बाकी अगर 25 छोड़ा उसको आप 15 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, इन दोनों को 30 मान लीजिए, उसको आप कह सकते हैं सहयोग या जिसको भाग्य कहते हैं, उसको नसीब कह देते हैं। सहयोग की भूमिका इस एग्जाम में थोड़ी ज्यादा है। तभी आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा इसको पता नहीं कि मैं क्या हूँ। ये आना भी स्वाभाविक है आपके मन में। उसके बाद में मेरा ये कहना उचित है कि संयम की भूमिका है। बात को बिना ज्यादा विस्तार में लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्यों आपसे संयम की बात है। इस एग्जाम में एक नंबर पर अगर आप सबसे पीछे के रैंक्स में हैं तो एक नंबर पर 10-12 रैंक चेंज हो जाते हैं। सेम मार्क्स पे 10-12 रैंक होते हैं। ऊपर बढ़ते जाएंगे तो कम हो जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएंगे 6-7 हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे 4-5 रैंक एक नंबर पर रहेंगे। यानी एक नंबर कम हुआ 5 रैंक पीछे, 10 रैंक पीछे, 12 रैंक पीछे, ऐसे होता है। सारा खेल 70 नंबर का है, सिर्फ 70 नंबर का खेल है। क्या 70 नंबर खेल है? मैं पूरा समझाऊं डिटेल में, बीच बीच में रेफरेंस दे रहा हूँ। जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से मान लीजिए अपने एग्जाम में अब प्रॉपर आईएएस अगर बनना है, क्योंकि जनरल किसी के 72 है आईएएस में, लगभग 75 रैंक तक आपको जनरल कैटेगरी से आईएएस में जाना है। 3 महीने क्यों छोड़ दिए? जैसे किसी ने नंबर 1 पे आईपीएस रख दिया हो, आईएफएस रख दिया हो, या पहले 72 में 2-4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहले 72 में होके भी एससी, एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस पे काउंट किए जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है लंबी कहानी वीडियो समझेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। और यदि आप जनरल कैटेगरी से सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले आखिरी व्यक्ति हैं, करीब 1000 सिलेक्शन हासिल होते हैं, मान लेते हैं कि उन 1000 में जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट होने वाले आखिरी व्यक्ति हैं, और जनरल से सिलेक्ट होने वाला आखिरी व्यक्ति आमतौर पर 600 रैंक के आसपास नहीं होता है। तो जनरल से आईएएस बनना 75 रैंक, सिलेक्ट होना 600 रैंक। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आमतौर पर 70-75 नंबर का ही होता है। इतना ही है। आप एक नंबर की वैल्यू समझ पा रहे हैं? सारा खेल 70 नंबर का है। अब आपको संयम की भूमिका समझाते हैं। इंटरव्यू इस एग्जाम का आखिरी स्टेज है। कितने नंबर का होता है? 270। मैं नाम देता हूँ किसी नंबर का यूपीएससी में, लेकिन आप थोड़े सर्च करेंगे तो खुद समझ जाएंगे। यूपीएससी अपने नंबर से कहती है कि भाई नंबर आप बराबर दें ताकि भेदभाव ना हो। कोशिश करती है पूरी तरह से, उस कोशिश को लेकर कोई, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं, पर ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स हैं, रोबोट्स तो नहीं कि आपने फीड की और वो काम होना शुरू हो गया। हर साल ऐसा होता है, इस साल भी ऐसा होता है। एक बोर्ड ऐसा था इस साल, मान लीजिए उनका नाम एक्स था, उसके चेयरपर्सन का नाम मान लीजिए एक्स। इस बोर्ड में कोई भी व्यक्ति अगर ठीक ठाक तरीके से बात करने वाला गया तो उसको 180 से
204 के बीच में नंबर मिले। ठीक ठाक बात करनी है आपको आती, आप ठीक से कायदे से बात कर लें। और यूपीएससी में 204 के ऊपर नंबर इंटरव्यू में आपको नहीं आती है। 204, 206 मैक्सिमम मान लीजिए। उसके बाद बीच में एक साल 215 तक आ गए थे, आमतौर पर 205-6 के ऊपर नहीं आते यूपीएससी नंबर इंटरव्यू। दो ऐसे बोर्ड थे, उनको पता नहीं किस बात से नाराजगी थी, जीवन से, संसार से। उनके बोर्ड में जाने का मतलब, एक को वाई मान लीजिए, एक को जेड मान लीजिए। इनके बोर्ड में जाने का मतलब है, यदि आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो भी आप 150 से 180 के बीच में कहीं रख जाएंगे। अब ये आपके करने से नहीं हो रहा, आपके लिए अच्छा, तुम जानते नहीं मुझे मैं कौन हूं। ये भाव अच्छा है, अभी मन में आ रहा होगा आपको, बहुत अच्छा भाव है, इसकी बड़ी वैल्यू है, इससे मोटिवेशन बना रहता है। पर आत्मविश्वास में और दुस्साहस में बड़ा बारीक अंतर होता है। एक दुस्साहसिक किस्म का आत्मविश्वास अगर है, उसमें दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि मैं करूँगा ठीक है, लेकिन नहीं हो पाने पर आप कितना झेल पाएंगे, चिंता उस बात की है। आत्मविश्वास उतना ही अच्छा है कि सफलता न मिलने पर भी आप झेल पाए, क्योंकि सबसे पहले जीवन है, बाकी सब जीवन के उपाय हैं। आईएएस बनना ठीक है, पर आईएएस बनना जीवन से बड़ा नहीं है। जीवन में आईएएस बनना एक अच्छा उद्देश्य हो सकता है। इतना खुद से उम्मीदें मत पाल लेना कि अगर कोई नाव में भी हाथ लगे तो आप झेल ना पाए और आपकी जीना मुश्किल हो। और इंटरव्यू में, और ये बात मैं कह रहा हूँ, रहस्य नहीं खोल रहा हूँ, जब बच्चे इंटरव्यू में जाते हैं उनको पहले से पता होता है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक्स का बोल मिले, और एक्स न भी मिले तो वाई और जेड तो नहीं मिले। हर साल पता होता है, हर साल। अब वाई और जेड रिटायर हो जाएंगे तो इस समय खत्म नहीं हो गया था, कोई और वाई आ जाएगा, कोई और जेड आ जाएगा, कोई ना कोई रहता है हमेशा। जब हमारा इंटरव्यू होता था तब भी ऐसा होता था, और चिट खुलेगी वहां तो कैसे किसके पास कौन सा बोर्ड आ जाए पता नहीं, चांस की बात है। और जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, जैसे हिंदी माध्यम की बात करूं, 54 लोग सिलेक्ट हुए इस बार हमारे यहाँ से। मैं दावे से कह रहा हूँ 54 में से कम 20 से 30 लोग इस बोर्ड से रहे होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में उनको नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने जितनी मेहनत की उसका फल मिल गया उनको। और ऐसे बहुत अच्छे लोग कुछ थे जिनका सिलेक्शन होना ही चाहिए था, पर दुर्भाग्य से वहां फंस गए। 30 नंबर कम हो गए, और 30 नंबर कम होने का मतलब होता है 150 से 300 रैंक पीछे चले जाए। और अगर किसी का सिलेक्शन मान लीजिए, आप समझ रहे 30 नंबर ज्यादा हो तो यहाँ से आदमी काम हो जाएगा, 100-150 रैंक आ जाएगा। इसलिए हमें मान के चलते हैं कि इस एग्जाम में कितनी भी आप ताकत लगाएं, थोड़ा सा ये मान के चलना है कि हाँ थोड़ी भूमिका संयोग की हो सकती है, और उतनी भूमिका के लिए मन को तैयार रखिए। और उसके बाद अगर आप तैयारी करते हैं तो कम से कम चिंता कम होगी, सहजता ज्यादा रहेगी। तो यदि आपका स्वभाव और रुचि मैच करे, जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 लाख लोग फिल्म देते हैं, अगर मैं बताऊं कि इनमें से कितने लोग सीरियस होते होंगे, मेरे अनुमान से इनमें से सीरियस लोगों का लगभग 1 लाख से ऊपर नहीं होता है। और इन 1 लाख में से 1000 का अंतिम सिलेक्शन हुआ है। तो जब आप तो ये इसकी वास्तविक कठिनाई का स्तर है, और जो प्रोजेक्टेड है जानते हैं क्या है। तो मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ शुरू करने से पहले अगली बात कि आईएएस तभी बनने का सोचिए जब ये सारी बातें मैच करती हूँ। आईएएस बनने का आपका जो करियर है वो कैसा है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। आपके मन में क्या है, कौन सी सर्विस चाहते हैं, आईएएस या आईपीएस? आईएएस। ज्यादा लोग आईएएस बोलेंगे, कुछ लोग आईपीएस बोलेंगे, है ना, हमेशा ऐसा होता है।
आईपीएस वाले कितने लोग हैं जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस का बनना है? किसी को तो ऐसा ही होता है तो लिस्ट बनाएंगे बस फैमिली बैकग्राउंड पुलिस किया तो आपको अच्छा लगता है बढ़ने वाली जॉब। और बाकी लोग आईपीएस वाले कौन थे? क्या इरादा है? इनको बैठ के बोलो अरे मामा जी पुलिस में आपके आईपीएस है तो बस टाइम से आपका मन नहीं मिलने ऐसे ही बता। और हाँ बोलिए। एक बार पिताजी के खिलाफ किसी पड़ोसी ने कोई कानून की धारा लगा दी, झूठा आरोप लगा दिया, फिर पुलिस ने हरास किया थोड़ा सा, उसके बाद से आपने सोच लिया कि पुलिस ही बनना है ना? हाँ आपने क्यों सोचा?